अब हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं। मणि आदि को रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है। श्रीमान, तो हम सब सुभाषितानि पढ़ते हैं। एषः स्वजनः अस्ति। सर्वेभ्यः नमो नमः। ज्ञात्वा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम एनसीईआरटी पुस्तक दीपकम के पाठ 11 को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम इसका हिंदी अनुवाद एवं अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए आज हम पाठ 11 प्रारंभ करते हैं, जो है पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न। चलिए प्रारंभ करते हैं। छात्राः पश्यन्तु, अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। छात्रों देखो, आज मेरे हाथ में बोधक पत्र हैं। श्रीमन्, स्फोरक पत्रे किम अस्ति? श्रीमान, बोधक पत्र में क्या है? छात्राः एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु। छात्रों, इन बोधक पत्रों को दीवार पर लगा दो। तद अनंतरम स्वयं एव पश्यन्तु, इसके पश्चात स्वयं ही देखो। श्रीमन्, स्फोरक पत्रे तो सुंदरम चित्रम अस्ति। श्रीमान, बोधक पत्र पर तो सुंदर चित्र है। श्लोकाः अपि सन्ति, श्लोक भी हैं। सत्यम, सत्य। एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन है। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, सुंदर वचन ही सुभाषितानि होते हैं। एतानि अस्माकं क्रिये उत्तम कार्यार्थम प्रेरणां यच्छन्ति, ये हमें उत्तम कार्यों के लिए प्रेरणा देते हैं। श्रीमन्, तर्हि वयं सुभाषितानि पठामः। श्रीमान, तो हम सब सुभाषितानि पढ़ते हैं। तो पहली सुभाषितानि अर्थात पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पदच्छेदः। अब हम इसके पदों का विच्छेद करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं। अन्वय का अर्थ होता है श्लोक को गद्य की तरह बोलना या लिखना। तो चलिए अन्वय करते हैं। पृथिव्याम चलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। भावार्थः, इसका भावार्थ है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, तानि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च भवन्ति, किंतु मूर्खजनाः तु पाषाणखण्डान् रत्नानि इति वदन्ति। चलिए अब इसके शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि 3 रत्नानि रत्न, मूढ़ै मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, विधीयते दी जाती है। अब इस श्लोक का अर्थ कर लेते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और मीठे वचन यानी सुंदर वचन। मूढ़ै मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञाम विधीयते रत्नों की संज्ञा देते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मीठे वचन, सुंदर वचन। मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। चलिए अब हम इसका भावार्थ जानते हैं। इस पृथ्वी पर मुख्य 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। विद्वान या ऋषिगण इनको ही पृथ्वी के असली रत्न मानते हैं, लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों अर्थात सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, मणि आदि को रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं। इन रत्नों को कोई भी चुरा सकता है, सच्चे रत्न हमेशा आपके पास ही रहते हैं। चलिए अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं।
अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। चलिए इसका पदच्छेद करते हैं। अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधा एव कुटुंबकम। अन्वय करते हैं। अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम जनानां भवति उदारचरितानां जनानां तु वसुधा एव कुटुंबकं भवति। एषः स्वजनः अस्ति, एषः च परः जनः अस्ति इति एतादृशं चिन्तनं तु संकुचित भावयुक्तानां जनानां भवति। येषाम् उदार स्वभावः अस्ति तेषां कृते तु संपूर्णा पृथ्वी एव परिवारः अस्ति। इसके शब्दों के अर्थ जानते हैं। अयम यह, निजः अपना, परो दूसरा या दूसरे का, गणना गिनना, लघु चेतसाम छोटी सोच का या संकुचित बुद्धि वाले, उदार चरितनाम उदार चरित वाले, तो वसुधैव वसुधा जमा एव वसुधैव धरती ही कुटुंबकम परिवार। इसका अर्थ है यह अपना है, यह पराया है। ऐसी गणना छोटी सोच वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरित वाले व्यक्तियों के लिए सारी पृथ्वी ही परिवार के समान है। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। यह मेरा है, यह पराया है। इस प्रकार का चिंतन संकुचित बुद्धि के लोगों का होता है। विशाल और कुशाग्र बुद्धि के लोग तो संपूर्ण विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। यही भारतीय संस्कृति की पहचान का द्योतक है। हमारा अगला श्लोक है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पदच्छेदः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अन्वय है कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति मनोरथै न सिद्ध्यन्ति यथा मृगाः स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। इसका भावार्थ है वयं यानि कार्याणि कुर्मः तानि केवलम् इच्छा न सिद्धयन्ति, कार्यस्य सिद्ध्यर्थं परिश्रमः तु आवश्यकः एव। सिंहः यद्यपि शक्तिमान् भवति तथापि आहारस्य कृते सः अपि परिश्रमं करोति। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः स्वयं एव न प्रविशन्ति। आइए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। उद्यमेन मेहनत से, सिद्धयन्ति सिद्ध होते हैं, मनोरथै मन में सोचना, सुप्तस्य सोए हुए के, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मुख में, मृगाः हिरण। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। कार्य परिश्रम से ही संपन्न होते हैं, इच्छाओं से नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते। इसका भावार्थ है कार्य करने से ही कार्य संपन्न होते हैं, मन में सोचने मात्र से नहीं होते। यदि सोए हुए शेर को भूख लगी है तो स्वयं हिरण चलकर उसके मुख में प्रवेश नहीं करेगा। अपनी भूख को शांत करने के लिए उसे हिरण या अन्य पशुओं को मारकर उसे खाकर अपनी भूख शांत करनी पड़ती है। तात्पर्य यह है कि जीवन यापन के लिए मेहनत करना आवश्यक है। हमारा अगला श्लोक है। अभिवादनशीलस्य नृत्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका पदच्छेद करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम। इसका अन्वय है तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयुः विद्या यशः बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते। चलिए अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। यह जनः सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवां सम्मानं च करोति तथा च यः तान् सविनयं प्रणमति तस्य जनस्य आयु विद्या यशः बलं
च वर्धन्ते। शब्दों के अर्थ जानते हैं। अभिवादनशील से प्रणाम करने वाले व्यक्ति की, नित्यम प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः बड़ों वृद्धों की सेवा करने से, तस्य उसकी, चत्वारि चार, वर्धन्ते बढ़ते हैं, आयुः उम्र, विद्या विद्या, यशो यश या प्रसिद्धि, बलम शक्ति अथवा ताकत। तो इस श्लोक का अर्थ है अभिवादन करने वाले और नृत्य वृद्धों की सेवा करने वाले की चार वस्तुएं बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इस श्लोक का भावार्थ है जो व्यक्ति हमेशा बड़े बुजुर्गों वृद्धों की सेवा और सम्मान करता है, उन्हें विनम्र होकर नमस्कार करता है, उस व्यक्ति की चार वस्तुएं आयु यानी उम्र, विद्या यश यानी प्रसिद्धि और बल यानी शक्ति प्रतिदिन बढ़ती रहती है। हमारा अगला श्लोक है उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिं शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। इसका पदच्छेद है उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षड् एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। इस श्लोक का अन्वय है यत्र उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः च एते षड् वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः भवति। इस श्लोक का भावार्थ है यह जनः परिश्रमं करोति, साहसं करोति, धैर्यं धरति, बुद्धेः प्रयोगं करोति, बलशाली वर्तते, पराक्रमी च वर्तते, तस्य कार्ये परमेश्वरः अपि सहायतां करोति। शब्दों के अर्थ जानते हैं। उद्यमः परिश्रम यानी मेहनत, षट् छः, वर्तन्ते हैं, तत्र वहाँ, देवः देवता, सहायकः सहायता करते हैं, यत्र जहाँ। श्लोक का अर्थ है मेहनत, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये छह जहाँ होते हैं वहाँ देवता भी सहायक होते हैं। इसी श्लोक का भावार्थ है जहाँ परिश्रम यानी मेहनत, साहस यानी हिम्मत, धैर्य, बुद्धि, शक्ति यानी ताकत और पराक्रम, ये छह वस्तुएं जहाँ विद्यमान रहती हैं उस व्यक्ति की देवता यानी भाग्य भी सहायता करते हैं। हमारा अगला श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। इसका पदच्छेद है विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। इस श्लोक का अन्वय है विद्या विनयम ददाति मनुष्यः विनयात् पात्रतां याति पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम च आपनोति। इस श्लोक का भावार्थ है विद्या विनयम ददाति, विनय कारणेन जनः योग्यतां प्राप्नोति, योग्यः जनः सरलतया धनम् अर्जयति, धनेन धर्मम् आचरति, धर्मस्य आचरणेन जनः सुखं प्राप्नोति, अतः विद्या अवश्यमेव सुखं ददाति। इस श्लोक के शब्दों के अर्थ है ददाति देती है, विनयम विनम्रता, याति प्राप्त होता है, पात्रता योग्यता, आपनोति प्राप्त करता है, तत्पश्चात। इस श्लोक का अर्थ है विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। इसी श्लोक का भावार्थ है विद्या हमें विनय देती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से व्यक्ति धन प्राप्त करता है, धन से धर्म आता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है, इसलिए विद्या अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। हमारा अगला श्लोक है अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृह्यसि। इसका पदच्छेद है
अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी। इसका अन्वय है, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में मह्यम न रोचते, यतो हि जननी जन्मभूमि च स्वर्गात अपि गृह्यसी भवति। इस श्लोक का भावार्थ है, श्री रामः लक्ष्मणं कथयति यत् हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति तथापि लंकायां निवासः न मह्यं रोचते, यतः जननी जन्मभूमि च इति द्वयं स्वर्गात् अपि श्रेष्ठम् अस्ति, अतः मातृभूमौ निवासः उचितः। इसके शब्दार्थ है, अपि भी स्वर्णमयी सोने से बनी हुई में मुझे रोचते अच्छी लगती है, स्वर्गात अपि स्वर्ग से गरीयसी पढ़कर जननी माता। इस श्लोक का अर्थ है, हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका भी अच्छी नहीं लगती, मेरे लिए तो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। इस श्लोक का भावार्थ है, भगवान श्री राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जबकि लंका सोने से बनी हुई है फिर भी यह मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी अर्थात माता और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, इसलिए जन्मभूमि पर ही निवास करना चाहिए। हमारा अगला श्लोक है, पुस्तकस्था तु य विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। इसका पदच्छेद है, पुस्तकस्था तु य विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। इस श्लोक का अन्वय करते हैं, पुस्तकस्था तु य विद्या अस्ति पर हस्तगतम च यद धनम अस्ति तद उभयम अपि कार्यकाले समुत्पन्ने अस्ति न सा विद्या न च तद धनम स्वस्य उपयोगाय भवति। इस श्लोक का भावार्थ है, कस्यचित् समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि तर्हि पुस्तके लिखितं ज्ञानं समागते अवसरे सहायकं न भवति, अपितु बुद्धिस्था विद्या एव कार्यं साध्यति। एवमेव अन्येभ्यः प्रदत्तं धनम् अपि समागते अवसरे सहायकं न भवति। स्वहस्ते यत् धनं भवति तदेव धनं कार्यं साधयति इति। इसके शब्दों के अर्थ हैं, पुस्तकस्था पुस्तक में स्थित, या जो परहस्त पराए हाथ में, गतम गया हुआ, कार्यकाले काम के समय, समुत्पन्ने आने पर। इस श्लोक का अर्थ है, पुस्तक में लिखी हुई विद्या, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य का समय आने पर ना तो वह विद्या काम आती है ना ही वह धन। इस श्लोक का भावार्थ है, किसी के पास अनेक पुस्तकें हैं किंतु यदि वह उन्हें नहीं पढ़ता तो पुस्तक में लिखा ज्ञान समय आने पर सहायक नहीं होता, अपितु बुद्धि में स्थित विद्या ही कार्य पूर्ण करती है। इसी प्रकार पराये हाथ में गया हुआ धन भी समय आने पर सहायक नहीं होता, ना तो वह ज्ञान और ना ही वह धन उपयोग के लिए होता है। अर्थात कंठाग्र ज्ञान तथा स्वयं के पास रखा हुआ धन ही समय पड़ने पर हमेशा उपयोगी सिद्ध होता है। आइए अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः। हम सब शब्दों के अर्थ जानते हैं। शब्दों के अर्थ जानने के लिए सर्वप्रथम हम संस्कृत से संस्कृत में अर्थ जानेंगे, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी भाषा में। मातृभाषा में अर्थ छात्र स्वयं लिखेंगे। तो चलिए शब्द अर्थ करते हैं। मूढ़ई मूर्ख जनई, मूर्खों के द्वारा। बाय फूल्स, निजः स्वकीयः, अपना ओन। परः अन्य जनः, अन्य अदर। लघु चेतसाम, संकुचित हृदयानाम, क्षुद्र हृदय वालों का, ऑफ नैरो माइंडेड। वसुधा धरित्री, पृथ्वी, अर्थ। उद्यमेन परिश्रमेण, परिश्रम से एफर्ट। वृद्धोपसेविनः,
वृद्धानां सेवकस्य, बुजुर्गों की सेवा करने वालों का, ऑफ द पर्सन हु सर्व एल्डर्स। सहायकृत, सहायकः सहायता करने वाला, वन हु हेल्प्स। पात्रताम, योग्यताम योग्यता को, एबिलिटी। आपनोति प्राप्तं करोति प्राप्त करता है। गृहसी ज्येष्ठा बड़ी, ग्रेट। पर हस्तेषु अन्यशाम हस्तेषु, अन्य के हाथों में, इन अदर हैंड। चलिए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः। तो पहला प्रश्न है, एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चै पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च। अब सभी विद्यार्थियों ने इन सभी श्लोकों को ऊंचे स्वर में पढ़ना है, याद करना है और लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो इसके लिए हमारा पहला प्रश्न है, पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति। उत्तर है 3। हमारा अगला प्रश्न है, अयम निजः परो व इति गणना केषां भवति। तो इसके लिए उत्तर होगा लघु चेतसां। अगला प्रश्न है, कार्याणि केन सिद्धयन्ति। इसका उत्तर होगा उद्यमे। अगला, विद्या किम ददाति। उत्तर है विनयम। हमारा अगला प्रश्न है, जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी। इसका उत्तर है स्वर्गात्। अगला है, लंका कीदृशी आसीत्। इसका उत्तर होगा स्वर्णमयी। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। हमारा पहला प्रश्न है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। उत्तर है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। अगला प्रश्न है, उदारचरितानां भावः कः भवति। उत्तर होगा, उदारचरितानां भावः तु वसुधैव कुटुम्बकं भवति। अगला प्रश्न है, मृगाः स्वयमेव कस्य मुखे न प्रविशन्ति। उत्तर है, मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे स्वयमेव न प्रविशन्ति। अगला प्रश्न है, अभिवादनशीलस्य नित्यं कानि वर्धन्ते। उत्तर होगा, अभिवादनशीलस्य नित्यं चत्वारि आयुर्विद्या यशो बलं वर्धन्ते। मनुष्याः धनात् किम् आपनोति। मनुष्याः धनात् धर्मम् आपनोति। अगला प्रश्न है, उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगाय न भवति। उत्तर होगा, उत्पन्नेषु कार्येषु परहस्तगतं धनम उपयोगाय न भवति। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्र देखकर आपको संस्कृत में वाक्य लिखने हैं, तो चित्र देखकर वाक्य बनाइए। तो इस चित्र का वर्णन कुछ इस प्रकार है, वृक्षः छायां ददाति। छाया शीतला भवति। वयं वृक्षस्य छायायां विश्रामं कुर्मः। वृक्षः कर्गदं ददाति। कर्गदः उपयोगाय भवति। वयं कर्गदेषु लिखामः। वृक्षः काष्ठं ददाति। काष्ठम् ईंधनाय भवति। भवन निर्माणे काष्ठस्य आवश्यकता भवति। वृक्षः शुद्धं वायुं ददाति। वृक्षः पर्यावरणं शुद्धं करोति। शुद्धेन वायुना वयं स्वस्थाः भवामः। वृक्षः पुष्पाणि ददाति। पुष्पाणि सुगंधं प्रसारयन्ति। पुष्पाणां माला भवति। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर हाँ अथवा न लिखिए। यथा, किम पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। आम। त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणः च सन्ति। उत्तर होगा न। किम धर्मेण सुखं प्राप्यते। आम। किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते। आम। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति। न। किम जन्मभूमिः स्वर्गात् अपि गृहसी भवति। आम। हमारा अगला प्रश्न है, बलिए पदानि
विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। घेरे में पदों को लिखकर सुभाषित को पूरा कीजिए। तो हमारा श्लोक बनेगा, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। हमारा अगला प्रश्न है, पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पाठ में आए सुभाषितों को याद करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहला है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि डैश सुभाषितम। उत्तर होगा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। उदारचरितानां तु डैश कुटुंबकम भवति। उत्तर होगा, वसुधैव। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम भवति। अगला है, उद्यमेन ही डैश सिद्ध्यन्ति। उत्तर होगा, कार्याणि। तो उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। हमारा अगला है, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः डैश वर्धन्ते। तो उत्तर होगा हमारा चत्वारि आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। अगला है, उद्यमः डैश पराक्रमः। तो इसका उत्तर होगा साहसम धैर्यम बुद्धिम शक्ति। तो हमारा वाक्य बनेगा, उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः। अगला है, विद्या डैश ददाति विनयम। तो उत्तर हो गया हमारा विद्या विनयम ददाति। अगला है, जननी जन्मभूमिश्च डैश गरीयसी भवति। तो उत्तर होगा स्वर्गादपि। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भवति। हमारा अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा उचितान श्लोकांशान लिखन्तु। चित्र देखकर उचित श्लोकों के अंश लिखिए। तो पहला होगा हमारा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। दूसरा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। अगला है, पात्रत्वाद धनम आपनोति। अगला, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृह्यसि। उससे अगला है, उदार चरितानां वसुधैव कुटुंबकम। इसी के साथ ही हमारा पाठ 11 यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपने इसे ध्यान से सुना होगा। योग्यता विस्तार के लिए आप हमारे YouTube चैनल ज्ञातवा पर जाएं और वहाँ से उसके उत्तरों को देखें। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।